हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल के पास आए और नाश्ते की टेबल लगाती पत्नी सुधा से, सुधा, आज के डिनर के लिए जो कुछ चाहिए बाजार से मंगवा लेना। मेरा बॉस एक बार खुश हो गया तो प्रमोशन के साथ साथ 2-3 दिन विदेश यात्रा भी मिल जाएगा। उसकी पत्नी का खास ख्याल रखना। हाँ, वो सब तो हो जाएगा, पर अम्मा को कहाँ रखेंगे? अगर वो खांसती हुई सारे मेहमानों के सामने आ गई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अम्मा को खाना खिलाकर सुला देना। आपकी अम्मा इतनी जल्दी कहाँ सोती है? हर्षवर्धन ऑफिस के लिए निकल गए। सुधा पूरे घर को चमकाकर साफ करवा रही थी। लाली फर्श पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए और बाहर गमले के सारे पौधे भी काट छांट कर साफ कर दो। भाभी, अम्मा को भी आज नहला दूं, कई दिनों से नहाई नहीं है। जा, सबसे पहले अम्मा को नहलाकर धूप में बाल सुखाने के लिए छत पर ही बैठा दे। लाली ने अम्मा को छत पर ले जाकर रगड़ रगड़ कर नहलाया, बालों को शैम्पू से धोया और धूप में ही चारपाई पर बिठा दिया। लाली, जरा एक कप चाय बना दे, अदरक वाली, बड़ी ठंड लग रही है। जी अम्मा, अभी लाई। लाली नीचे चली गई। अम्मा पूरी दोपहर चाय का इंतजार करती रही, पर चाय नहीं आई। लाली नीचे गई तो रसोई के काम में उलझ गई। चाय की बाट जोहते जोहते अम्मा की आंख लग गई। 3 बज रहे थे, हवा भी सर्द हो गई थी। सुधा पार्लर से लौटी तो अचानक, लाली, अम्मा ऊपर ही है क्या? उन्होंने खाना खाया कि नहीं? अरे भाभी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, अभी जाती हूँ। अम्मा ने तो चाय भी मांगी थी, कह रही थी ठंड लग रही है। लाली सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर गई तो अम्मा चारपाई पर बैठी कांप रही थी। अम्मा, क्या हुआ आपको? बड़ी ठंड लग रही है। लाली अम्मा को सहारा देकर नीचे ले आई। लाली, आज अम्मा का बिस्तर नीचे मेरे पेंटिंग वाले कमरे के बगल में जो कैमरा है वही लगा दे। पर भाभी, वहाँ तो कबाड़ रखा है। अरे आज भर ही तो रहना है, कल ऊपर ले आएंगे। लाली ने अम्मा को नीचे कमरे में शिफ्ट करके खाना दे दिया। अम्मा, आज देर हो गई है, आप खाना खा लीजिए, थाली बाद में ले जाएंगे। आज मेहमान आने वाले हैं, सारी तैयारी भी करनी है। अम्मा टुकुर टुकुर लाली की तरफ ताकती रही थी। पूछने का साहस न था कि क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। सुधा ने सुना था उसके बॉस और उसकी पत्नी बड़े ही मॉडर्न हैं, इसलिए सुधा को भी पार्लर जाकर कुछ हेयर स्टाइल करवाना पड़ा था। घर लौटी तो, सारा खाना तैयार हो गया है ना? तो सारी प्लेट्स और कांटे छुरी पोंछ कर लगा दे, एक भी दाग नहीं होना चाहिए। भाभी, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे पहली बार कोई खाने पर आ रहा है। हाँ, इस बार साहब के बॉस आने वाले हैं ना, हर बार तो साथी दोस्त होते हैं। अच्छा जल्दी कर तू, सलाद भी काट ले। सिर्फ कचौरियाँ खाने के टाइम बनेगी, 5 बज गए हैं, 7:30 बजे तक लोग आ जाएंगे। जी भाभी, मैं इधर देख लूंगी, आप जाकर तैयार हो जाइए। सुधा अपने कमरे में तैयार होने चली गई। 6:30 बजने वाले थे। हर्षवर्धन आ गए थे। सुधा पर नजर पड़ते ही आंखें झपकाना भूल गए। लहरिया पिंक साड़ी में सुधा बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारा दिन तो खुद की तैयारी में ही लगे होंगे। खाना वाना अभी बनाया है कि नहीं? जी जनाब, सब कुछ रेडी हो गया है। अम्मा कहाँ है? नीचे मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में है। हर्षवर्धन सीढ़ियाँ उतरकर सीधा अम्मा के पास ही पहुँच गया। भैया, हमको तो बरेली ही भेज दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अम्मा, क्या मुसीबत है? ये कौन सा समय है इस तरह की जिद करने का? जाना है तो कल भेज देंगे। दरअसल इस घर की साज सज्जा में मैं कहीं फिट नहीं बैठती हूँ। लगता है अम्मा ने सुबह की बातें सुन ली हैं। कैसी बातें करती हो अम्मा? क्यों नहीं फिट बैठती हो? सब अपने माँ बाप को फेंक थोड़ी ना देते हैं। फिर यहाँ तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा ना, हम तुम्हें बुलाएंगे ऊपर, आराम से बैठो। हर्षवर्धन ने इस झमेले को खत्म करने में ही भलाई समझी। 5 वर्ष पहले बाबूजी के मरने के बाद अम्मा को बरेली से यहाँ लेकर आ गए थे। यश भाई साहब के कहने पर बरेली की कोठी तो कब की बिक गई थी। भाई साहब ने तो अपना हिस्सा लेकर पलट कर भी नहीं देखा था कि अम्मा कैसे हैं। फिर बरेली में था ही क्या जहाँ अम्मा को छोड़ आते। 7:30 बजे मेहमान आ गए थे। पहले चाय का दौर चला, फिर कुछ देर पत्ते खेले गए। 9 बजे सुधा ने सूप की ट्रे पेश कर दी। उसके हाथ की बनाई
पेंटिंग्स, पर्दों का डिजाइन, साफ सफाई और घर की साज सज्जा देखकर बंगाली बॉस की पत्नी सुनंदा तो सुधा की दीवानी हो गई थी। আপনার হাতের এই পেন্টিং গুলো তো খুবই সুন্দর। আপনি এইগুলো কোথায় पेंटिंग করেন? नीचे मेरा एक पर्सनल रूम है, फ्री होकर वही बैठकर पेंटिंग बनाती हूँ। आपको इतनी पसंद आई तो मैं आपके लिए भी बना दूंगी। थैंक्स सुधा। अम्मा आज मगन थी कि सुधा ने हर बार की तरह बढ़िया बढ़िया खाना बनाया होगा। गरम गरम कचौड़ियाँ तो मैं आलू टमाटर की रस्से वाले सब्जी से खाऊंगी, पुलाव कोफ्ते से खा लूंगी, खीर सबसे बाद में खाऊंगी। ऊपर सब खाना खाने बैठ गए थे। लाली उदड़ की कचौरियाँ देसी घी में बना रही थी। खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। कचौरियाँ की स्वाद याद आते ही मुंह में पानी आ रहा था। इंतजार की हद हो गई थी। रात को 11 बज रहे थे। अम्मा भूखी बैठी थी। 2 कचौड़ियाँ ही दे जाती तो दवा खा लेती मैं। लगता है सब लोग भूल गए मुझे खाना देने। खाना खाकर सब लोग जाने लगे। अचानक, मिसेज हर्षवर्धन, जरा अपना पेंटिंग्स वाला रूम दिखाइए ना प्लीज। सुधा अपने रूम का नाम सुनते ही अचकचा सी गई। बगल में ही अम्मा का कमरा ही है, कहीं कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। बिल्कुल देख सकती है, पर एक बार मुझे नीचे जाना होगा। मैं अभी आई। सुधा अम्मा के कमरे में गई तो वो जगी हुई थी। अब खाना लेकर आई हो? मैं तो सोच रही थी आज भूखी ही रह जाऊंगी। नहीं अम्मा, मेहमान अभी भी है। मैं कमरा बाहर से बंद कर रही हूँ। आप उनके जाने के बाद खा लेना। बगल वाले कमरे में मेहमान मेरी पेंटिंग देखने आ रहे हैं। इतना कहकर वो ऊपर चली गई। हम आपका पेंटिंग रूम देख सकते हैं सुधा जी? हाँ हाँ चलिए। सुधा सबको अपने कमरे में लेकर गई। सुनंदा उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स देखकर बहुत प्रशंसा कर रही थी। बल्कि एक पेंटिंग को तो उन्होंने इतना सराहा कि सुधा को कहना पड़ा कि ये आप ले लीजिए। अम्मा का कमरा बगल में ही था। अचानक, रुको, कहीं किसी के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ, मुझे भी लगता है अम्मा मरवाएंगी आज। सुधा ने अम्मा का कमरा खोल कर देखा तो अम्मा की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वो रोती जा रही थी। रोते रोते सिसकियां भी लेती जा रही थी। क्यों रो रही हो? आज शुगर बचा रखा है। सुधा के पीछे पीछे सुनंदा, उनके पति और हर्षवर्धन भी वहाँ पहुँच गए। भूख लगी थी, नींद आ रही है। ये कौन है? आपका काम वाली? हाँ, आजकल बीमार चल रही है। क्षमा करना सुधा, तुम पर भरोसा करके मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी माँ की इस दशा का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे खुद अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था। वो इस घर की मालकिन है। अगर उसके हिस्से के पैसे लेकर हमने ये घर ना बनाया होता तो आज वो भी कोठी में राज कर रही होती। हर्षवर्धन माँ को सहारा देकर ऊपर कमरे में ले आए और उसे सोफा पर बिठा दिया। सर, क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को खाना खिला दूं जरा। नो, प्लीज टेक योर टाइम। हम चलेंगे, काफी रात हो गई है। बॉस जा चुके थे। सुधा का मूड ऑफ हो गया था। हर्षवर्धन रसोई में से अपने हाथ से थैली सजाकर माँ के सामने रख दिया और अपने हाथों से कौर बनाकर खिलाने लगे। माँ की आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। दूसरे दिन ही हर्षवर्धन का प्रमोशन लेटर आ गया था। अनीता अपनी टूटी फूटी चारपाई पर पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। इंदर उसके लिए दवाइयाँ लाने गया था और प्रीति अपनी माँ के पास उसका हाथ थामे बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोल दे बेटी। इतनी दोपहर में कौन होगा माँ? देख तो सही। प्रीति ने दरवाजा खोला तो सेठ किशोरी लाल बाहर खड़ा था। कहाँ है तेरा बापू? माँ की दवा लाने गए हैं। कोई काम था क्या? सबसे घूम घूम कर बोलता है कि उसकी जमीन पर मैंने कब्जा कर रखा है। पूरे गांव में मेरी बदनामी करता है। हिम्मत है तो खाली क्यों नहीं कर लेता? आज मैं उसके खाल उधेड़ दूंगा। सही तो कहते हैं बाबू, तुम हमारी जमीन लौटा क्यों नहीं देते? अरे चुप कर छोकरी, तेरा बापू आ जाए तो कहना मुझसे आकर मिले। जी अच्छा। किशोरी लाल के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और माँ, किशोरी लाल आया था। कह रहा था बापू सबसे घूम घूम कर उसको बदनाम करते हैं। ये तो सरासर दबंग गई है। एक तो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है,
ऊपर से हमें ही धमकी देता है, इसलिए बीवी भरी जवानी में छोड़कर चली गई। वो कह रहा था तेरा बापू आ जाए तो भेज देना। ठीक है, बापू से बता देना। थोड़ी देर में ही इंदर आ गया। उसके माथे से खून निकल रहा था और हाथ पर पट्टी बंधी थी। क्या हुआ बापू, चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटी, ले पहले माँ को ये दवा पिला दे। बापू वो किशोरी लाल आया था। वो यहाँ भी आया था? क्या कहा उसने? कह रहा था तेरे बापू आ जाए तो दुकान पर भेज देना। उसे के आदमियों ने तो पीटा है मुझे और मेरा ये हाल किया है। दवाई पीते ही अनीता को थोड़ा आराम हो गया। वो आकर इंदर के पास बैठ गई। कितनी बेरहमी से मारा है नस्पीटों ने, जरा भी दया नहीं आई। अपने अपने कर्म है। हमारी जमीन होती तो हम दर दर के भिखारी ना बने होते। प्रीति उठकर माँ के कमरे में गई और उसका संदूक खोलकर सौदा लाने के लिए कुछ पैसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें लाल रंग की झिलमिलाती चूड़ियां देखकर उसे रहा नहीं गया। उफ़ो, कितनी प्यारी है ये चूड़ियां, पहन कर देखती हूँ। उसकी गोरी कलाइयां बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति भागती हुई माँ के पास गई। माँ देखो, ये चूड़ियां कितनी प्यारी है। तुम तो कभी इन्हें पहनते नहीं हो। तू है कहाँ? मुझे तो सिर्फ तेरी चूड़ियां ही नजर आ रही है। माँ, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। सुनिए जी, आप प्रीति को देख रहे हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? प्रीति ने अपनी चूड़ियां निकाल दी। अब वो सबको दिखाई पड़ने लगी थी। अरे, ये चूड़ियां तो बहुत सालों पहले तेरी दादी ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि वो इसे मेरे लिए तीर्थ यात्रा से लाई थी, लेकिन मैंने इसे संभाल कर रख दिया था। फिर मैं भूल गई। बस अब उपाय मिल गया। क्या उपाय मिल गया? हम लोग एक खेल खेलेंगे। प्रीति ये चूड़ियां पहनकर सेठ किशोरी लाल के घर जाएगी और उसको कहेगी मेरे खेत वापस कर दे और मेरा अच्छी तरह से इलाज करवाएं। इसके साथ ही बाजार में सबके सामने मुझसे माफी मांगे, वरना उसकी दुकान में आग लग जाएगी। प्रीति उसको दिखाई तो पड़ेगी नहीं। ये ठीक रहेगा। बापू, कितना मजा आएगा। क्या बुद्धि लगाई है। मैं जब भी उससे अपनी जमीन वापस मांगता हूँ तब वो अपने पाले हुए गुंडों से मुझे पिटवा देता है। उसके आदमी मुझ पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। भरे बाजार में मेरी बेइज्जती होती है। मैं आज रात को ही उसके घर जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। रात हुई तो प्रीति ने लाल चूड़ियां पहन ली और सेठ किशोरी लाल के घर पहुंच गई। उस समय वो सो रहा था। वो उसके बिस्तर के पास जाकर उसके कान के पास अपनी चूड़ियां खनकाने लगी। सेठ, उठ जा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। कौन हो तुम? कौन हो? बचाओ, बचाओ! वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। प्रीति कभी उसके सिरहाने खड़े होकर चूड़ियां खनकाती, कभी पेड़ के पास चली जाती। कोई उपाय हो तो बता दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरे पाप का घड़ा भर गया है। मैं तेरी कुल देवी हूँ। अभी अगर तू अपने आप को बचाने चाहता है तो सबकी हड़पी हुई जमीनें वापस कर दे और जिसको तूने आज भरे बाजार में पिटवाया था उसका अच्छे से इलाज करवा। सबके सामने उसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर, वरना अनर्थ होकर रहेगा। मैं सब करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दो माँ। अगर कल तक तूने अपने सारे पाप नहीं धो लिए तो मैं कल रात में फिर आऊंगी। माँ, मैं कल सब कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। प्रीति चूड़ियां खनकाती हुई दरवाजे से बाहर निकलकर अपने घर आ गई। अंधेरी रात में भी उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसे पता था कि कोई उसको देख नहीं सकता है। घर आने पर माँ, बहुत मजा आया। उसका मुंह तो देखने लायक था जब मैंने उसको बताया कि मैं उसकी कुल देवी हूँ। प्रीति ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इंदर ने उसको गले से लगा लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशोरी लाल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। प्रीति ने ही दरवाजा खोला। बिटिया, तुम्हारी बापू कैसे हैं? जरा बुलाना, मुझे उनसे बातें करनी है। तब तक इंदर भी आ गया। सेठ,
मेरी जमीन लौटा दो, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे इंदर, आज से तुम अपनी जमीन पर खेती कर लो। मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बैल भी भिजवा देता हूँ। सेठ जी, अभी तो मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं खेत में काम कर सकूं। अरे चलो, मैं तुम्हारा इलाज शहर में करवाऊंगा। तुम्हारे खेत पर अपने आदमी भेज देता हूँ। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ इंदर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना होगा। कोई सपना तो नहीं देख लिया मैंने सेठ जी? अरे नहीं इंदर, सपना नहीं देखा, बस आत्मा की आवाज सुन ली। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम थोड़ी देर में दुकान पर आ जाना। मुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए खूब जोर से हंस पड़े। प्रीति, तूने तो उसको काफी डरा दिया। बापू, आज की रात मुझे फिर जाना होगा सेठ के पास। चलो, अब हमारी जमीन वापस मिल गई, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, बस हमारी दशा सुधर जाएगी। इंदर तैयार होकर सेठ की दुकान पर गया तो वहाँ काफी लोग थे। सेठ सबकी हड़पी हुई जमीन वापस करने का फैसला सुना रहा था। आओ इंदर, कल की भूल के लिए मुझे माफ करना भाई। थोड़ी देर में चलते हैं शहर। किशोरी लाल उसे शहर ले गया और अच्छे से अस्पताल में उसका इलाज करवाया। घर आते समय उसको 500 रुपए भी पकड़ा दिए। इंदर घर आया तो, बापू, हमारे खेत में आज से जुताई शुरू हो गई है। अब की बार हम उसमें गेहूं लगाएंगे। हाँ बेटी। उस दिन जब किशोरी लाल घर आया तो उसने अपने नौकर माखन को भी रात में अपने कमरे में ही सोने को कहा। उस दिन रात भर पलंग पर बैठा रहा। सुबह के 4 बजे उसकी आंखें लग गई। तभी, सेठ, आज तो तूने बहुत नेक काम किया है, इसलिए तेरा कुछ पाप कट गए। मैं तुझसे प्रसन्न हुई। आइंदा कभी किसी का दिल मत दुखाना। अपनी पत्नी पहले ही खो चुका है, जाकर दान पुण्य करके अपने बचे हुए पापों का प्रायश्चित कर ले। माँ, आपकी बहुत कृपा है जो आपने मुझे बचा लिया। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। प्रीति अपने घर चली गई। सुबह, माँ, ये जादुई चूड़ियाँ मुझे इसलिए मिली है कि मैं बिगड़े हुए लोगों को सुधार सकूं। अब से मैं रोज रात में उन जगह पर जाऊंगी जहाँ अपराध होते हैं। देखना, कुछ ही दिनों में हमारे गांव के सारे अपराधी सुधर जाएंगे। सही कहा तूने। जादुई चूड़ियों का इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। प्रीति की मेहनत और नेकी से खुश होकर जादुई चूड़ियों ने उसका घर, धन, वैभव और समृद्धि से भर दिया। अब उनके जीवन में कोई कष्ट न था। एक बार एक नगर में एक महात्मा जी अपना डेरा डालते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और महात्मा जी लोगों की समस्याओं का हाल अपनी सूझबूझ से देते। उसी नगर में भोला नाम का लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही भोला बहुत ही भोला और कुछ कम बुद्धि वाला था। उसकी माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती। बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। जिंदगी का क्या भरोसा, मेरा कब बुलावा आ जाए। तुझे दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे बेटा। बुलावा? माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? कहाँ से बुलावा आ गया तुम्हारा? हे भगवान, कब समझेगा तू? नगर में हर कोई भोला को अच्छी तरह जानता था। लोग अक्सर उसकी कम बुद्धि का फायदा उठाकर उससे अपना काम निकलवा लेते और भोला दुनियादारी से अनजान लोगों के काम खुशी खुशी करता। भोला की माँ को महात्मा जी के बारे में पता चलता है तो वो भोला को उनके पास लेकर जाती है। महात्मा जी, मेरा बेटा भोला अत्यधिक भोला है, या यूं कहे कि मंद बुद्धि है। महात्मन, मैं आपके चमत्कारों के विषय में बहुत कुछ सुनी हूँ। कृपया कुछ चमत्कार मेरे बेटे पर भी कर दीजिए, जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और लोग इसका फायदा न उठाए। महात्मा जी भोला को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे एक लड्डू देते हैं जो कि शुद्ध देसी घी का बना होता है और उसमें से देसी घी की बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। भोला बेटा, ये लड्डू रख लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। हमेशा अपने साथ कैसे रख सकूंगा महात्मा जी? ये तो कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। इसमें से बहुत अच्छी सी देशी घी की खुशबू आ रही है, इसे तो मैं अभी खा लेता हूँ।
भोला जैसे ही लड्डू को खाने लगता है, महात्मा जी उसे रोक लेते हैं। मूर्ख, तुझे समझ नहीं आता? इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। भोला की माँ उससे लड्डू ले लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। घर पर माँ, मुझे वो लड्डू दो ना, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे वो खाना है। बेटा, महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। तू जिद मत कर, ले पैसे ले और बाजार से अपने लिए और लड्डू ले आना, लेकिन इस लड्डू को मत खा मेरे बच्चे। भोला की माँ उसे लड्डू खाने से तो रोक देती है, लेकिन महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। लेकिन ये तो कुछ दिन में खराब हो जाएगा। भोला की माँ लड्डू को एक डिबिया में डालकर रख देती है। भोला चुपके से उस लड्डू को खाने आता है। जैसे ही भोला वो लड्डू मुंह में डालता है, तो ये क्या, लड्डू तो सोना का बन जाता है। ये कैसा लड्डू दिया है महात्मा जी ने? ये तो टूटता ही नहीं है। इससे अच्छा तो महात्मा जी कुछ और मिठाई दे देते। भोला तो इतना कहते ही वहाँ मिठाई का ढेर लग जाता है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ जाती है। भोला उन्हें देखकर बहुत ही हैरान और बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है महात्मा जी यहीं कहीं आसपास ही है, जो मेरे इतना कहते ही इतनी सारी मिठाइयाँ भेज दी। भोला खुशी खुशी मिठाइयाँ खाता है और इतने में भोला की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये इतनी सारी मिठाइयाँ कौन लाया? अरे माँ, तुमको नहीं पता, ये सब मिठाइयाँ वो महात्मा जी ने भेजी हैं। वो यहीं कहीं आसपास ही हैं, और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे मिठाइयाँ खानी है, तो उन्होंने ये सारी मिठाइयाँ भेज दी। माँ को भोला की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ध्यान से लड्डू को देखती है। वो लड्डू उठाकर मुंह में डालने लगती है कि तभी, अरे माँ, इसे क्यों खा रही हो? ये तो पत्थर का है। पत्थर का? क्या बोल रहा है तू? माँ जैसे ही लड्डू को मुंह में डालने लगती है तो लड्डू सोने का बन जाता है। माँ ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो सोने का लड्डू है। काश मुझे सोने के लड्डू की जगह सोने की चेन मिल जाती। माँ के इतना कहते ही उनके सामने एक सोने की चेन आ जाती है। माँ को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लगता है महात्मा जी का ये दिया लड्डू कोई मामूली लड्डू नहीं, बल्कि कोई जादुई लड्डू है। महात्मा जी ने कहा था कि इस लड्डू को अपने पास रखने से सब ठीक हो जाएगा। काश ये लड्डू मेरे भोले को एक मामूली मंद बुद्धि लड़के से एक सुंदर राजकुमार में बदल सकता। माँ के इतना कहते ही भोला की तो काया ही बदल गई। मामूली सा मंद बुद्धि दिखने वाला भोला एक सुंदर, बलिष्ठ और समझदार राजकुमार की तरह दिखने लगा। उसके कपड़े भी राजकुमार जैसे सुंदर बन गए। माँ और भोला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। भोला, मेरे बच्चे, तू तो एकदम राजकुमार लग रहा है। कितना प्यारा, सुंदर राजकुमार। माँ और भोला लड्डू के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। माँ, मैं जल्दी ही तुमको एक बड़े घर की मालकिन बनाऊंगा। मैं खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और बड़ा घर और गाड़ी खरीदूंगा। भोला ने जैसे ही बड़ा घर और गाड़ी खरीदने की बात कही, उनका घर एक छोटे से टूटे फूटे घर की जगह एक बड़े आलीशान घर में बदल गया और घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी भी आ गई। भोला और उसकी माँ के दिन बदल गए थे। दोनों अब खूब बंठन के रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, महंगे महंगे कपड़े पहनते। इन सब की वजह से दोनों में बहुत घमंड आ गया था। एक दिन महात्मा जी भोला और उसकी माँ से मिलने उनके घर आते हैं। घर का दरवाजा खुला देखकर महात्मा जी घर के अंदर आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भोला बेटा, कहाँ हो तुम? अरे रे रे, कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? भोला बेटा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। याद है तुम अपनी माँ के साथ मेरे आश्रम आए थे? आए थे तो क्या हुआ? आप इस तरह हमारे घर घुसे चले आएंगे? भोला बेटा, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। कैसी मदद? मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है। इतने में भोला की माँ अंदर से आती है। कौन है भोला बेटा? किससे बात कर रहा है? बेटी, मैं हूँ
पहचाना मुझे? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुसे? निकलो बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बोला ना निकलो बाहर, सुनाई नहीं देता? लगता है अत्याधिक धन ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये मत भूलो, मेरे ही कारण आज तुम यहाँ हो। तुम्हारे कारण नहीं, अपने दम पर यहाँ हूँ मैं, समझा बुढ़े? चल अब निकल यहाँ से। भोला धक्के मारकर महात्मा जी को घर से बाहर निकाल देता है। जिस लड्डू के कारण तुम लोग इतना उड़ रहे हो, मैं उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म करता हूँ। अब देखता हूँ क्या करते हो तुम लोग। महात्मा जी के इतना कहते ही भोला का आलीशान घर, गाड़ी सब गायब हो गए और उस जगह वही पुराना टूटा फूटा घर आ गया। भोला एक सुंदर राजकुमार की जगह वही मंद बुद्धि भोला बन गया। भोला की माँ की हालत भी पहले जैसे हो गई। भोला की माँ उसे लेकर महात्मा जी के पास दौड़ती हुई जाती है। महात्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए महात्मा जी। कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आए हो? चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी, दौलत की चकाचौंध ने हमें अंधा बना दिया था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप मेरे बेटे को वैसे ही समझदार सुंदर राजकुमार बना दीजिए। कदापि नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे को एक मौका दिया था, लेकिन मुझे लगता है ये इसी तरह जीवन जीने योग्य है, क्योंकि सफलता इसे रास नहीं आई। अब ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा। भोला अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाता है। माँ को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रमन अपनी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह कक्षा 7 में पढ़ता था। सिलाई करके उसकी दादी अपना और रमन का पेट भरती थी। एक दिन रमन स्कूल में खेल रहा था, तभी उसका दोस्त अशोक ताना देते हुए, अरे रमन, तू तो बहुत गरीब है, तुम्हारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। पता है, पापा ने मेरे को नई साइकिल ला कर दिया है और वो बहुत अच्छी चलती है, पर तू तो साइकिल के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास तो पापा ही नहीं है। इसीलिए रमन का मन उदास हो जाता है और वह घर आ जाता है। दादी माँ, मेरे पापा कहाँ चले गए? अगर वो होते तो वो मुझे साइकिल ला कर देते। बेटा, तेरे पापा बहुत अच्छे थे और अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बुला लिया करते हैं। दादी माँ, अशोक ना मुझे साइकिल के बारे में चिढ़ा रहा था, हमारे पास साइकिल ही नहीं है। तू बड़ा हो जाएगा और मेहनत करके कमाएगा तो तू साइकिल ले सकता है। रमन उदास होकर बैठ जाता है। उसी रात तेज बारिश होती है और उसकी छत टपकने लगती है। रमन देख, छत टपक रही है, अब तो हमारा इस झोपड़ी में गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। हम बारिश से झोपड़ी में भी नहीं बच सकते। तू यहाँ पर रुक, मैं ऊपर झोपड़ी की छत सही करके आती हूँ। और रमन की दादी छत ठीक करने चली जाती है, जिसकी वजह से वह बीमार हो जाता है। दादी माँ, आपकी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकना। नहीं रमन, बहुत तेज बारिश हो रही है और अगर तुम जाओगे तो तुम भीगकर बीमार हो जाओगे। नहीं, अभी रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। रमन पास में रह रहे अशोक से साइकिल मांगने के लिए चल पड़ता है और अशोक के घर जाता है। अशोक, अशोक, क्या हुआ? इतनी रात को मुझे क्यों बुला रहा है, और वो भी इतनी बारिश में? अशोक, मुझे तू अपनी थोड़ी देर के लिए साइकिल दे दे, मेरी दादी की तबीयत खराब है, मैं पास के गांव से डॉक्टर को लेकर आता हूँ, फिर मैं तेरी साइकिल वापस कर दूंगा। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मैं अपनी साइकिल तुझे क्यों दूं? बारिश में भिगोने से वो खराब भी हो जाएगी, और तुझे तो साइकिल चलानी भी नहीं आती। रमन अपना मायूस मुंह लेकर घर वापस लौट आता है। उसे कूड़े के ढेर में से कुछ साइकिल का टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ दिखता है। अरे ये क्या, साइकिल का टूटा फूटा सामान इस कूड़े में पड़ा है, और ऐसी बारिश में तो मुझे डॉक्टर को भी लेकर आना है। क्यों ना मैं इस सामान के ऊपर एक साइकिल बना लूं, जिससे पास के गांव में जाने में आसानी होगी। रमन कूड़े के ढेर में पड़े साइकिल के पुर्जों से टूटी हुई साइकिल बनाता है और उस पर बैठकर उसे चलाने लगता है। साइकिल लेकर घर पहुंचता है और दादी से कहता है, दादी माँ, मुझे एक पुरानी साइकिल मिल गई है, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, उससे तुम ठीक हो जाओगी। और घर से निकल जाता है।
थोड़ी देर में रमन डॉक्टर से दादी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। रमन, तुम दवाई किसमें रख कर लेकर आए हो और तुम कैसे गए थे? दादी माँ, मैं दवाई जेब में लेकर आया हूँ और साइकिल पर गया था। पर यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ माँ? यह दवाई भीगी ही नहीं, तुम भी नहीं भीगे और बाहर तो इतनी तेज बारिश है। रमन सोचने लगता है और कहता है, दादी माँ, आप फिक्र मत करो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप ये दवाई लेकर आराम करो, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। दादी माँ अंदर आराम करने चली जाती है। रमन साइकिल पर लगी कीचड़ को साफ करते करते सोचता है कि काश उसके पापा होते तो कितना अच्छा होता, फिर उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती। तभी दरवाजे पर से किसी की आहट आती है। रमन दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके पापा सामने खड़े थे। पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रहा था। आवाज सुनकर दादी भी वहाँ पहुँच जाती है और उसको गले से लगा लेती है। बेटा, तुम यहाँ कैसे? पता नहीं माँ, मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे यहाँ खींच कर ले आई है। माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं जो तुम्हारी काम आएंगे। अपना और रमन का ख्याल रखना। और वहाँ गायब हो जाता है। रमन, तुम्हारे पापा अचानक से कैसे यहाँ आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो अलमारी में पैसे रखे हैं, इन्हें हम कैसे उपयोग में लाएं कि हम उनसे कुछ काम कर सकें और बड़े पैसे कमा सकें। माँ, आप चिंता ना करें, मैं उनसे कुछ सब्जियाँ लेकर आऊंगा और मेरे पास साइकिल है। मैं सब्जी उस साइकिल पर रखकर बेच भी दिया करूंगा, जिससे हम कुछ पैसे कमा सकेंगे। रमन उन पैसों में से कुछ सब्जियां लाता है और साइकिल भी ठीक कराता है, जिससे वह सब्जी बेचना शुरू कर देता है। तभी उसको एहसास होता है कि साइकिल टूटी होने के बावजूद भी बहुत तेज चल रही है। अरे ये क्या, मैंने तो अभी तक एक पेडल भी नहीं मारा था और ये साइकिल मुझे इतनी दूर ले आई। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये साइकिल कोई जादुई साइकिल तो नहीं? और वह दोबारा पेडल मारता है तो साइकिल इतनी तेज चलती है जैसे वह हवा से बातें कर रही हो। अरे ये साइकिल तो एक जादुई साइकिल निकली और घर जाकर अपनी दादी माँ को सारी बात बताता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? साइकिल भी जादुई होती है क्या? माँ, ये साइकिल जादुई है। अगर यह जादुई है तो उड़ कर दिखा। रमन साइकिल को उड़ने के लिए कहता है और वह उड़ जाता है आसमान में। यह नजारा गांव के सभी लोग देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। रमन उनको हवा में उड़ाकर साइकिल के कारनामे दिखाता है और उनसे पैसे कमाता है। आसमान के रास्ते में भी गांव वालों के सारे काम भी कर दिया करता था, जिससे गांव वाले उससे बहुत खुश होते थे। इस पर अशोक इन सब बातों से खुश नहीं था। अरे, रमन के चर्चे तो पूरे गांव में हो रहे हैं। इस साइकिल की वजह से आजकल इस रमन के भाव इतनी बढ़ गया है। मैं ये होने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं इसकी साइकिल ही तोड़ दूं। ना रहेगी साइकिल और ना रहेगा रमन का नाम। इस साइकिल की वजह से ही तो रमन चर्चे में है। एक रात अशोक रमन की साइकिल चुराने के लिए उसके घर पहुंचता है और उसे उठा लेता है। इस साइकिल को अगर मैं यहाँ तोड़ूंगा तो रमन को पता चल जाएगा। इसको पास के जंगल में लेकर जाऊंगा और वहाँ तोड़ दूंगा। और अशोक रमन की साइकिल लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। अशोक जितना उस साइकिल को तोड़ता है, वह अपने जादू की वजह से जुड़ जाती है। वह उसको जलाने की भी कोशिश करता है, पर साइकिल जलते जलते बुझ जाती है और फिर अपने रूप में आ जाती है। अरे, ये तो बड़ी अद्भुत साइकिल है। इसको जितना तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फिर जुड़ जाती है। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर बैठकर मैं इसको ठोक देता हूँ, जिससे ये साइकिल बिखर जाएगा। अशोक जैसे ही साइकिल पर बैठता है, साइकिल तेज घूमने लगती है और अशोक उस पर से उतरने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। अरे, ये साइकिल क्या कर रही है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर साइकिल नहीं रुकती और उसको हवा में ले जाती है। वहाँ से साइकिल अशोक को उल्टा कर देती है, जिससे अशोक बहुत डर जाता है। अरे साइकिल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर साइकिल उसको नहीं छोड़ती और उसको तेज घुमाती है। कभी हवा में लटकाती है, कभी जमीन पर पटकती है और साइकिल अशोक को रमन के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ देती है। रमन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अपनी साइकिल से मुझे बचाओ। रमन घर से बाहर आकर देखता है तो साइकिल उसको बहुत तेज घुमा रही होती है।
रमन, मैंने लालच में आकर तुम्हें उल्टा सीधा कहा और तुम्हारी साइकिल को भी चुराने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, ये साइकिल मेरी जान ले लेगी। रमन प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस साइकिल से बचा लो। साइकिल साइकिल, अशोक को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ कर दो। और साइकिल शांत हो जाती है। रमन और अशोक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रमन साइकिल से अपनी सब्जी बेचने का काम करता है और दूसरों की मदद करता है।